नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा इसकी जो परीक्षा तिथि है वो कभी भी घोषित हो सकती है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे और टेट परीक्षा की तैयारी भी पूरे ज़ोर शोर से कर रहे होंगे, पूरे मनोयोग से कर रहे हैं। पिछले दिनों मैंने कुछ वीडियो डाले थे पाठ्यक्रम से संबंधित एक वीडियो था और उसमें मैंने पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा किया। यदि आपने देखा नहीं है तो जाके देख लीजिए उसको। उसमें गणित के अंतर्गत जो प्राथमिक स्तर का 1 से 5 के लिए है, मैंने उसमें पाठ्यक्रम बताया हुआ है और उसमें एक एक बिंदु का मैंने बहुत ही सूक्ष्मता, बहुत ही गहराई से उसका मैंने विश्लेषण किया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वीडियो ज़रूर जाके देखें। उस वीडियो में जो गणित का पाठ्यक्रम था उसमें जो पहला बिंदु था वो था संख्याओं का। तो संख्याओं के बारे में ही यहाँ पे मैंने कुछ बिंदु लिख रखे हैं। ये टोटल 15 बिंदु मैंने लिखे हुए हैं और इन्हीं 15 बिंदुओं पे छोटी सी हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं इसको। जैसे मैं एक बार पढ़ के आपको इन बिंदुओं को सुना देता हूँ, क्या क्या चीज़ें हमें जाननी हैं। यहाँ पे जानेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, पूर्णांक संख्याएँ, सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, भाज्य संख्याएँ, अभाज्य संख्याएँ, पूर्ववर्ती संख्याएँ, अनुवर्ती, परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्याएँ और योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं भी कहते हैं उसको हम लोग, परिमेय संख्याएं और आखिर में है अपरिमेय संख्याएं। तो आज इन्हीं 15 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संख्याओं का जो पोर्शन है इन बिंदुओं के अंतर्गत बड़ी मुश्किल से मैंने ये सारी जानकारी इकट्ठी की है आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग कि देखते हैं कि बारी बारी से क्या है। तो जो ये पहला बिंदु हमारा है प्राकृतिक संख्याओं का, तो इसमें आप जानते हैं कि इसमें बहुत कुछ हमको नहीं करने के लिए है। जो गिनती की संख्याएं होती हैं, जो गिनती की संख्याएं हम लोग प्रयोग करते हैं वो होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये इनफाइनाइट होती हैं, अनंत तक जाती हैं और गिनने में प्रयोग की जाती हैं। जब शून्य का आविष्कार हो गया तो इन प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शून्य को भी शामिल कर लिया गया और संख्याओं का एक नया परिवार बना जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत बस कुछ नहीं, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, बस उसमें हम शून्य को भी शामिल कर लेते हैं। तो जब हमसे पूर्ण संख्याएं पूछा जाएगा तो हमारा उसमें शून्य भी होगा, 0, 1, 2, 3, 4, ये भी इनफाइनाइट होती हैं। तो हमने देखा प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं से संबंधित एक कथन भी है और ये शायद मुझे सही से याद तो नहीं है, लेकिन अभी टेट परीक्षा में ये कभी पूछा जा चुका है कि इस कथन की पुष्टि कीजिए कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं। तो बस इसमें से एक कथन को हम लोग ध्यान में रखना है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को नहीं शामिल किया जाता है। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को नहीं शामिल किया जाता है, इसीलिए पूर्ण संख्याएं जो हैं सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं। और सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं इसलिए हैं कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्याओं में 1 होता है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगले बिंदु पे आते हैं, तो ये है पूर्णांक संख्याएं। तो जब हम पूर्ण संख्याओं को, ध्यान रखिएगा पूर्ण के जस्ट नीचे मैंने जो है पूर्णांक लिखा हुआ है क्योंकि ये इसी से संबंधित है, इसी से रिलेटेड है। जब पूर्ण संख्याओं को हम धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ प्रयोग करते हैं तो वो बनता है पूर्णांक संख्याएं, वो बन जाती हैं इंटीजर्स जिनको हम कहते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, 0 लिखते हैं, 0 के दाहिनी तरफ यदि हम जाएंगे तो ये हो जाएगा +1, +2, +3, ये अनंत तक जाएगा। और 0 से जब हम बाईं तरफ आ जाएंगे तो ये हो जाएगा -1 के बाद -2, -3, इस तरह से ये भी अनंत तक जाएंगी। अगला बिंदु हमारा है सम संख्याएं या इवन नंबर्स इनको कहते हैं। तो इनको आप जानते हैं, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो होती है सम संख्याएं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि, ये संख्याएं जो हैं हमारी सम संख्याएं। अगला पॉइंट हमारा है विषम संख्याओं का। तो इसी के ठीक उल्टा होता है, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित न हो वही होती है हमारी विषम संख्याएं। तो अब विषम संख्याएं में हमारी हो जाएगा 1, 3, 5, 7,
9, ये दो के अंतर से बढ़ती चली जाएंगी। तो ये होती हैं विषम संख्याएं। जो हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है भाज्य संख्याओं का। भाज्य संख्याओं से प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है और उसमें हम लोग ज़रा देख नहीं पाते हैं, क्योंकि ये बहुत सामान्य से बिंदु हैं और इनको हम कहीं न कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में इसी में हमको कन्फ्यूज़न होने लगती है। तो भाज्य संख्याएँ ज़रा सा आप ध्यान से इसको सुन लीजिएगा, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगेगा और लिखने में आप लोग बोर भी हो जाते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही बता देता हूं। एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक को छोड़कर किसी अन्य तीसरी संख्या से विभाज्य हो। एक बार और दोहराता हूं इसको। एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक को छोड़ करके किसी अन्य तीसरी संख्या से विभाजित हो जाएं, उनको हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे भाज्य संख्याएं में आप ध्यान दीजिएगा, भाज्य संख्याओं में सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 4 के बाद 6, 8, 9, 10, यानी एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक को छोड़ करके किसी अन्य तीसरी संख्या से विभाजित हो जाएं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि प्रश्न यहाँ पूछ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो निसंदेह हमारा उत्तर जो होगा वो हमारा 4 होगा। 4 ही सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो आशा करता हूँ आप ये समझ। एक चीज़ मुझे और इसमें दोस्तों कहनी है आपसे कि ये हम थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करेंगे कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या कैसे है, क्योंकि उसके पहले 2 भी है और 1 भी है। तो इसके परिभाषा से ही हम जान पाएंगे कि स्वयं तथा एक को छोड़ करके, तो यदि एक को हम लेते हैं भाज्य संख्या क्यों नहीं है एक, तो एक को लेंगे हम तो एक जो है वो तो एक ही है, कोई तीसरी संख्या से वो विभाजित नहीं होगी। 2 है तो वो स्वयं तथा एक, यानी 2 और 1 को छोड़ करके किसी अन्य तीसरी संख्या से विभाजित नहीं हो पाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि 4 ही सबसे छोटी भाज्य संख्या क्यों है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। जो अगला पॉइंट हमारा है 7वां, वो है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स हम लोग जानते हैं, इनका प्रयोग हम लोग जब एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, तो एलसीएम एचसीएफ जब हम लोग गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो वहाँ पे इन संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो इसी के विपरीत एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक को छोड़ करके किसी अन्य तीसरी संख्या से विभाजित न हो, वही होती है हमारी अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स। जैसे 2, 3, 5, 7, इसमें 9 नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 9 इस पे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 9 नहीं होगा। 7 के बाद 11, 13 इत्यादि। अब यहाँ पे प्रश्न एक हो सकता है कि एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्यों नहीं हो सकती। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके 2 फैक्टर होते हैं। अब किस तरह से 2 फैक्टर होते हैं, मैं यहीं पे ज़रा सा इसको लिखना चाहूँगा। जैसे 1 को हम लेते हैं, एक अभाज्य संख्या ही नहीं है। जैसे 1 है तो 1 को हम लोग लेंगे तो इसका फैक्टर क्या होगा, केवल 1 होगा। इसका फैक्टर केवल एक ही फैक्टर होगा और वो होगा 1। लेकिन अभाज्य संख्याओं के कंडीशन में 2 फैक्टर होते हैं। जैसे इस 2 को हम लोग लेते हैं तो इसका एक फैक्टर 1 होगा और दूसरा फैक्टर 2 होगा। इसलिए आप ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। ये पूछता भी है टेट परीक्षा में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो वहाँ पे हमारा उत्तर होगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा उत्तर होगा 2। अगला बिंदु हमारा है ये पूर्ववर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती है, किसी संख्या के ठीक एक पहले की जो संख्या होती है वो उस संख्या की पूर्ववर्ती कही जाती है। जैसे हम लिख देते हैं 15 यहाँ पे, तो 15 से ठीक एक पहले यानी 14। सिंपल,
14 जो है 15 की पूर्ववर्ती हो गई। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि जैसे पूछ लेता है प्राकृतिक संख्या 1 की पूर्ववर्ती क्या होगी। जैसे 1 है तो हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या है वो 1 से ही शुरू होती हैं, तो इसकी पूर्ववर्ती क्या होगी? इसकी कोई पूर्ववर्ती नहीं होगी। इसी संख्या के ठीक एक बाद वाली संख्या जो होती है वो अनुवर्ती, परवर्ती या उत्तरवर्ती कहलाती है। जैसे हम इसी 15 को ही ले लेते हैं तो 15 के ठीक एक बाद क्या आएगा? 16 आएगा, तो ये उसकी हो जाएगी परवर्ती या उत्तरवर्ती या अनुवर्ती हो जाएगी। अब जो एक महत्वपूर्ण बिंदु हमारा है वो है योज्य प्रतिलोम। आप लोगों ने सुना होगा और इससे प्रश्न भी टेट के अंदर पूछे जाते हैं। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है? तो किसी भी धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम उसका ऋणात्मक मान होता है। जैसे हम लोग 3 लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं +3, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? इसका योज्य प्रतिलोम होगा +3 का योज्य प्रतिलोम +3 का योज्य प्रतिलोम होगा -3। दोस्तों जो अगला पॉइंट हमारा है वो है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? दो भिन्न संख्याओं का, जब दो भिन्न संख्याओं का गुणनफल 1 होता है तो वो एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं या व्युत्क्रम कहलाती हैं। जैसे दो भिन्न हम लोग लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया 2/3 गुणे 3/2। ये दो भिन्नों का गुणा किया गया है, एक भिन्न है 2/3 और 3/2। जब इनका हम आपस में गुणा करेंगे और इनका मान 1 आएगा तो ये एक दूसरे का व्युत्क्रम या प्रतिलोम होगी। जैसे 2/3 तो आप देख रहे हैं कि 2/3 का उल्टा होगा 3/2, तो व्युत्क्रम आप समझ गए। अगला पॉइंट हमारा है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याओं का परिवार बनता है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर के वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो वास्तविक संख्याएं मतलब परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याएं, इन दो संख्याओं को मिला के हमारी बनती हैं वास्तविक संख्याएं। अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं, अनरियल नंबर्स, ये नंबर कैसे होते हैं? ये नंबर जो होते हैं ये काल्पनिक नंबर होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे √-3 लिख दिया, √-7 लिख दिया इत्यादि, तो ये वास्तविक संख्याएं नहीं है, इनके साथ कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते आप। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है परिमेय संख्याएं। दोस्तों परिमेय संख्याओं के बारे में एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि टेट परीक्षा की दृष्टि से ये परिमेय संख्याएँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और कम से कम एक क्वेश्चन इनसे निश्चित आता है जहाँ तक मैंने देखा हुआ है टेट के पेपर को। तो आप इन परिमेय संख्याओं को गहराई से पढ़िए और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि इन परिमेय संख्याओं पर आधारित मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे हम पूरे विस्तार से समझेंगे कि ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी नंबर सिस्टम में, इत्यादि सारी चीज़ें वहाँ पर हम लोग देखेंगे और इन पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी मैं वहाँ पर हम आप लोगों के साथ हल करेंगे और पढ़ेंगे। तो यहाँ पर शार्ट में हम देख लेते हैं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके और P कोई पूर्णांक होना चाहिए, वो धन पूर्णांक भी हो सकता है और ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है और Q 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें कंडीशन क्या है कि ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में हम प्रदर्शित कर सकें, व्यक्त कर सकें और P तथा Q यानी दोनों जो उसके अंश और हर हैं कोई पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अब वो पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, अभी पीछे के बिंदु में हमने देखा है, और Q 0 नहीं होना चाहिए। कंपलसरी ये है कि जो उसका हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग कहेंगे परिमेय संख्याएं। जैसे यही लिखता हूँ, जैसे 2/3 हो गया, 3/4, √4 इत्यादि, ये सब जो है हमारी परिमेय संख्याएं। 15वां और आखिरी बिंदु हमारा है अपरिमेय संख्याएं। तो अब ये अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके वो होती है अपरिमेय संख्याएं। जैसे √3 हो गया, √13 हो गया, पाई इत्यादि। अब इनको P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते, इसलिए है ये अपरिमेय संख्याएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा
और मैं अपनी तरफ से एक चीज़ ज़रूर आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए पूरे मनोयोग से, और हो सके तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इसी तरह की कंटेंट और प्रामाणिक कंटेंट हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। और तब तक के लिए नमस्कार।